बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज मर्केंडाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आज लर्न करेंगे कि व्हाट इज दी मर्केंडाइजिंग एक्टिविटी और किस तरह से परफॉर्म करती हैं। जहाँ तक ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्केंडाइजिंग कंपनी, दिस इज ऑल अबाउट द कैश एंड कैश से हम किस तरह एक इन्वेंट्री परचेज करते हैं एंड मर्केंडाइज को परचेज करते हैं एंड देन वो मर्केंडाइज को सेल करके दोबारा कैश में कन्वर्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। मर्केंडाइजिंग एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में कुछ डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग साइकिल को फॉलो करके कुछ इन्वेंट्री को क्रिएट करती हैं, रॉ मटेरियल को लेकर कुछ इन्वेंट्री क्रिएट करती हैं, जबकि मर्केंडाइजिंग एक्टिविटी रेडी टू सेल कंडीशन में होती हैं। ये एक्चुअल में जो कोई भी आइटम बनी बनाई खरीद के और उसको आगे सेल किया जाता है, उन एक्टिविटीज को मर्केंडाइजिंग एक्टिविटीज या मर्केंडाइजिंग बिजनेस कहा जाता है। मर्केंडाइजिंग बिजनेस फर्दर दो टाइप्स में जो है डिवाइड होता है, दैट इज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। होलसेलर और रिटेलर में क्या डिफरेंस है? होलसेलर्स जो हैं वो मर्केंडाइजर मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बाय करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से, और उनको बल्क में बाय करते हैं, बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में चीज को बाय करते हैं और आगे मुख्तलिफ रिटेलर्स को सेल करते हैं, ठीक है। जबकि रिटेलर्स क्या करते हैं? होलसेलर से बाय करते हैं और डायरेक्ट पब्लिक को यानी कि कंज्यूमर को सेल करते हैं, और इनकी सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज होती है एज कंपेयर टू होलसेलर्स। ओके, मर्केंडाइजिंग एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमारे पास तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसके अलावा मर्केंडाइजिंग बिजनेस, इसके अलावा सर्विसेज बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और मर्केंडाइजिंग बिजनेस में मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, जबकि सर्विस बिजनेस में वन स्टेप इनकम स्टेटमेंट ज्यादा फॉलो की जाती है। तो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ सेपरेट अकाउंट। इसको हमें सेपरेटली जो है रिप्रेजेंट करना होता है, जो कि एक्सपेंस ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, जो भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसका एक्सपेंस है। इसके अलावा मर्केंडाइजिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेजर करने के लिए या इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए एक ही बात है। इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए दो तरह के डिफरेंट दो सिस्टम्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, या तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हम दोनों सिस्टम को स्टडी करेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। सबसे पहले हम देखते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इस इन्वेंट्री सिस्टम में कैश इन जो इन्वेंट्री ऑन हैंड है ये अपडेटेड रहती है कंटिन्यूसली, और साथ साथ हम अपडेट कर जाते हैं कितनी इन्वेंट्री हमारे पास बैक पे पड़ी है या कितनी इन्वेंट्री हमने सेल आउट कर दी है। तो इससे हमें साथ साथ पता चलता जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री एट द एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी ऑन हैंड है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह लेते हैं कि अगर हमारे पास परचेज की एंट्री हो ऑन सितंबर 5 वर्ल्डे कंपनी परचेज 100 लेजर लाइट्स फॉर रीसेल ऑफ 30 पर यूनिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑन अकाउंट। तो द थिंग इज कि हम ये यहाँ परचेज की एंट्री है, तो जब परचेज करेंगे अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो हम इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे। और इसी तरह जब हम सेल करेंगे तो सेल करते हुए हमें इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक बात का ख्याल रखना है, सेल करते हुए हमारे पास दो एंट्रीज क्रिएट होंगी। एक होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जो नॉर्मली सेल्स की एंट्री होती है। बट हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स के वक्त, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एक सेपरेट एंट्री जो है वो पास करनी पड़ेगी जर्नल में, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हम इसलिए पास करेंगे ताकि हम इन्वेंट्री अकाउंट को जो है डिक्रीज कर सकें और एक न्यू एक्सपेंस इंक्रीज कर सकें, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसा करने से हमें अपडेटेड इन्फो नॉलेज जो है वो अवेलेबल रहेगा हर वक्त कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है बिजनेस में और इन्वेंट्री कितनी रह गई है। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में कौन सी अमाउंट जो है वो लिखनी है। द फर्स्ट एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स या सेल्स की एंट्री को हमने सेल प्राइस के साथ या रिटेल प्राइस के साथ ही कैलकुलेट करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री सेकंड एंट्री को जिसमें हम कॉस्ट मेजर करेंगे उस एंट्री को हमने कॉस्ट प्राइस के साथ मेजर करना है, सेल प्राइस के साथ मेजर नहीं करेंगे।
फिर आता है जब हम अकाउंट पेबल को कैश पे करेंगे तो फिर उस वक्त अकाउंट पेबल टू कैश एंट्री करेंगे, जैसा हमने पहले भी सीखा हुआ है। एंड जब कैश रिसीव करेंगे हम अकाउंट रिसीवेबल से, तो कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री। टेकिंग फिजिकल इन्वेंट्री से क्या मुराद है? इन ऑर्डर टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ देयर ऑफ परपेचुअल रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, परपेचुअल एंट्री सिस्टम में हमें ये क्लियरली पता होगा कि इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है हमारे पास, ऑन हैंड है। तो जब वो हमें पता होगा तो हमें फिर एटलीस्ट वंस अ ईयर या जितना भी हमारा पीरियोडिक पीरियड है, टाइम पीरियड है स्टेटमेंट्स का, उसमें एटलीस्ट वन टाइम हम फिजिकल काउंट करेंगे कि जितनी इन्वेंट्री मेंशन है हमारी बुक्स के अंदर, क्या उतनी ही इन्वेंट्री फिजिकली भी अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री। अगर हम देखें कि फिजिकल इन्वेंट्री नॉर्मली ऐसा ही होता है, वैसे तो फिजिकल इन्वेंट्री के वक्त लेने के बाद फिजिकल इन्वेंट्री और इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड अकाउंट्स में हमारे पास आएगा वो मैच करना चाहिए, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस किन वजह से आ सकता है? ड्यू टू श्रिंकेज, प्रोडक्ट की श्रिंक करने से, प्रोडक्ट जो आइटम्स आप गुड्स बेस्ड सेल कर रहे हैं उसके ब्रेकेज, स्पॉइलेज, थेफ्ट या छोटे बहुत नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस की वजह से। तो ये जो लॉसेस हैं हम इनको कैसे एडजस्ट करेंगे? इनको एडजस्ट करने के लिए हमें इसको सीजीएस को ही ट्रांसफर करना है। तो वी विल मेक एन एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। जो भी डिफरेंस होगा फिजिकल काउंट का और जो भी डिफरेंस होगा विद इन्वेंट्री अकाउंट, हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देंगे। ये करने के बाद हम जब लास्ट पे क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे तो बिल्कुल रेवेन्यू को क्लोज करेंगे, सेल्स में जब क्लोज करेंगे, और जब एक्सपेंसेस क्लोज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा मेजर एक्सपेंस होगा। ठीक है, एंड बाकी हमारी एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही होंगी। ये तो था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम ज्यादा एफर्ट नहीं करते और अकाउंट्स हमारे अपडेट नहीं होते, अप टू डेट नहीं होते। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करनी पड़ती है। हम देखते हैं ये किस तरह से करेंगे। एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री परचेज, जब आप इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो सेम एंट्री है ये जो हमने परपेचुअल में भी देखी थी। तो हमने यहाँ, अब आप देखें, हमने इन्वेंट्री अकाउंट मेंशन नहीं किया। विल नॉट मेक एन सेपरेट अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री। हम यहाँ इन्वेंट्री का सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जो डेबिट करेंगे दैट विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कोई भी हमने, आप देखेंगे कि इन्वेंट्री का सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया। इसी वजह से यहाँ पे इन्वेंट्री का सेपरेट, ना तो हमें पता चलेगा इन्वेंट्री इन हैंड कितनी है और ना ही सीजीएस कैलकुलेट हो पाएगी ऑटोमेटिकली, हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जब हम सेल्स करेंगे तो सेल्स की भी एक ही एंट्री होगी, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स अकाउंट, और वो डिटेल अमाउंट या सेल प्राइस के साथ होगी। जब अकाउंट्स पेएबल को पे करेंगे तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, एंड जब कैश रिसीव करेंगे अपने अकाउंट रिसीवेबल से तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब द क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मेजर कैसे करना है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में वी हैव टू टेक फिजिकल काउंट, हमें फिजिकल काउंट लेना पड़ता है। इसके अलावा हमें इन्वेंट्री का आइडिया नहीं हो पाता कि इन्वेंट्री कितनी है। इन्वेंट्री को मेजर करने का एक ही तरीका है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, फिजिकल काउंट। लास्ट पीरियड का जो फिजिकल काउंट होगा वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, और दिस ईयर का जो फिजिकल काउंट होगा वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। तो हमारे पास ये डाटा होगा कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री $14,000 है, और परचेजेस हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर या पूरा जो काउंटिंग पीरियड है जिसके लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, उस पूरे टाइम के दौरान जितनी भी परचेजेस होंगी दैट विल बी कॉल्ड 1,30,000, दैट विल बी परचेजेस, और यहाँ पे वो है 1,30,000। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास पार्टी सप्लाई काउंटेड, देखिए यहाँ पे भी मेंशन है काउंटेड द मर्केंडाइज ऑन हैंड। तो मर्केंडाइज ऑन हैंड काउंट की तो दैट वाज 12,000, लास्ट ईयर काउंट की थी, क्लोजिंग तो 14 थी, इस साल की ओपनिंग हो गई। अब द थिंग इज कि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मेजर करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री मेंशन करेंगे और इसमें परचेजेस को ऐड कर देंगे। जब हम परचेजेस को इसमें ऐड कर देंगे दैट विल बी
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,44,000। ओके, इसमें से फिर हम लेस कर देंगे इन्वेंट्री दैट इज 12,000। जब इन्वेंट्री लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये छोटी सी स्टेटमेंट बना के हम इजीली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेजर कर सकते हैं इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ये स्टेटमेंट और ये मेथड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में फॉलो किया जाता है, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे पास स्टेटमेंट जो मेथड है वो साथ साथ काउंट होती जाती है। जब हम ये ऐसा करेंगे तो हमने एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना है क्लोजिंग एंट्री से पहले, और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कर देनी है। इस तरह ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस बन जाएगा, और फिर ये एक्सपेंस को हम एट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर पे डेबिट कर देंगे, और इस तरह फिर हम क्लोजिंग प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब द क्वेश्चन इज विच इन्वेंट्री सिस्टम वी हैव टू सिलेक्ट, या कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि किन कंपनीज को परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहिए और किन कंपनीज को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहिए। लार्ज कंपनीज विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन्हें पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहिए, जबकि स्मॉल कंपनीज जो ओनर्स रन कर रहे होते हैं और उनके पास कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होती, दे शुड फॉलो और दे प्रेफर टू फॉलो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अगर हम बात करें मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज की, जो जिनको बार बार ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमें हमारे पास इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, जो बार बार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जिन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी की, उन्हें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज ज़्यादा सूटेबल। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमें डेली ऑपरेशन में अगर ज़रूरत नहीं है कि हम ये जाने कि इन्वेंट्री कितनी है, काउंट नहीं करना पड़ा फिजिकली बार बार, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर या वन टाइम अ ईयर कर सकते हैं, तो तब हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। जब इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट बहुत हाई हो, ठीक है, तो तब भी हमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सूटेबल होता है। जबकि अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा टाइप्स की हो और उनकी कॉस्ट आइटम्स भी लो हों, तो हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पर फॉलो करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वहां सूटेबल होता है जहां पे लो वॉल्यूम ऑफ सेल ट्रांजैक्शन होती है, या यूं कहें कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। अगर मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम विल बी प्रेफरेबल। मर्केंडाइज्ड जहां जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे स्टोर होती हैं या जिनका सेपरेट वेयर हाउस होता है, ऐसे बिजनेसेस में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज प्रेफरेबल। जबकि अगर एक ही जगह पे तमाम मर्केंडाइज स्टोर हैं तो वहां पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज प्रेफरेबल। Thank you so much from my side. Allah Hafiz.